ऐसा है कि जिन मंदिरों में बहुत लंबी लाइन लगी होती है, जिन मंदिरों में बहुत लंबी लाइन लगी होती है और जो सबसे ज्यादा मंदिर जाते हैं उनके क्या कर्म होते हैं सबको मालूम है। देखे हैं जिनके पास समय ही नहीं है मंदिर जाने का, वो सुबह से लेके शाम तक खेत में लगे रहते हैं। आस्था हमारे देश की आस्था है, मंदिर से जुड़ी हुई है या किसी खेत से, बस बस वो आस्था होनी चाहिए, मन में गुरुजी बसने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। और आस्था का ये कोई पैमाना नहीं है कि आपने कितनी क्लास की। अगर आपने 100% क्लास की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अध्यापक में आस्था है, आपकी मजबूरी की वजह से हो रहा है आस्था। और देखिए, मैं स्वयं अध्यापक रहा हूँ और मैंने देखा है कि कैसे बच्चे करते हैं। जब हॉस्टल में से जब आप निकलते हो, तो जब आप निकल के चले जाते हो तब हूटिंग होती है, और जब आप सामने होते हो तो गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में मैंने पढ़ाया, जहाँ पे साष्टांग प्रणाम करते हैं बच्चे, उस समय करते थे अध्यापकों को कि सामने आ गया तो बिल्कुल एकदम चरण छूते थे। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, वहाँ में गया नहीं इतने सालों से, लेकिन मुझे मालूम है कि जब हम हॉस्टल से निकल जाते थे तब हूटिंग होती थी। तो ये, क्योंकि देखिए बच्चे अगर टीचर्स के प्रति हूटिंग ना करें तो उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, थोड़ा सा अच्छा रहता है कि भाई थोड़ा चलता है, उतना तक चलता है। लेकिन जो प्रोफेसर सिंह कह रहे हैं कि आस्था की कमी नहीं होनी चाहिए, गुरुजनों के प्रति आदर की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आदर का ये पैमाना कि कितनी बार उसने नमस्कार किया और कितनी बार वो क्लास में आया, वो नहीं होना चाहिए। उसका पैमाना ये होना चाहिए कि उसने कितने क्वेश्चन पूछे टीचर से, कितनी बार उसने टीचर से आर्ग्यूमेंट किया, कितनी बार उसने बहस की टीचर से, कितनी बार उसने टीचर से कहा कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है और अभी भी समझ नहीं आ रहा है जैसे आप समझा रहे हो, कितनी बार उसने टीचर के साथ इन टॉपिक्स पे आर्ग्यूमेंट किया कि हम कैसे अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। वो आस्था का पैमाना है। आप देखिए गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच कैसे किन किन चीजों पे डिस्कशन होता था, मर्यादाओं पे, सामर्थ्य पे, शौर्य पे। मर्यादाओं के ऊपर मैंने उस दिन जब मैं पिछली बार आया था, पता नहीं आपको बताया था कि नहीं, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अपने शिष्यों से कि बताओ शिष्यों, यदि किसी व्यक्ति का हाथ कोई पत्थर तोड़ नहीं सकता तो मर्यादा उस व्यक्ति के हाथ की या उस पत्थर की? यदि मर्यादा उस व्यक्ति के हाथ की तो इस धरा पर कोई पत्थर बना नहीं जो वो हाथ तोड़ ना सके, और यदि मर्यादा उस पत्थर की तो ये दो हाथ लेके घूम क्यों रहे हो? मेरे शिष्यों उठो, जागृत हो और मर्यादा के ऊपर फोकस करो। तो आस्था एक बहुत बड़ा ये शब्द नहीं है, एक बहुत बड़ा ध्येय, एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, और ये मिनिमम कॉमन वर्किंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, और रिलेशनशिप का एक आधार होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स। तो हालांकि प्रोफेसर सिंह मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन डजंट मैटर, तो इतना तो हमारा हक बनता है एज ए वाइस चांसलर टू टेल व्हाट इज। तो पूरा आपका समय है सर, मैं तो बैठ के और चला जाऊंगा, पूरा दिन आप ही के साथ है, आप इनके साथ करिए उत्तम गुत्ता और बताइए, और वही सबसे अच्छा है। देखिए क्या होता है, आप एक चीज समझिए कि जब अभिमन्यु ने कहाँ सीखा? माँ के पेट में सीखा, कोई क्लास नहीं अटेंड की, माँ के पेट में सीखा। और एकलव्य ने कैसे सीखा? अपने खुद के, एक बार वो 5 मिनट देखता था और 50 मिनट या 500 मिनट वो प्रैक्टिस करता था, तो वो ऐसा था कि किसी को भी बीट कर दे। और सीखने वाले ऐसे होते हैं जैसे अंगराज कर्ण, बिकॉज ही वॉज सूतपुत्र, उनको एडमिशन मिलता नहीं परशुराम जी के कॉलेज में। परशुराम जी का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन था जिसमें धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आप सूतपुत्र नहीं हो सकते, तो उन्होंने उनको गोली दी। तो सीखने की चाहत, तो ये जो बात है सीखने की, ये होनी चाहिए, ना कि ये 50-75% अटेंडेंस। लेकिन ये कहते हुए मेरा आपसे निवेदन है सारे बच्चों से कि सब लोग 75% से कम अटेंडेंस मत रखना, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। और
मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही है बच्चों की कि सर हमारा 74% हो गया, हम ये बीमार हो गए थे। एक्चुअली आपकी उम्र में बीमार पड़ने का मतलब ही नहीं। अब बच्चे ये रिक्वेस्ट देते हैं, मैं इसलिए नहीं आ सका, मैं बीमार पड़ गया था। अगर आप बीमार पड़ गए थे तो वैसे ही आप पढ़ने लायक नहीं हो आपकी उम्र में। और ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना और मेरी विनती है ईश्वर से कि मेरे स्टूडेंट्स यूपीटीयू के कभी भी बीमार ना पड़े, और कुछ बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन वो स्वस्थ भारतीय बने, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है when I go and give degrees to the female candidates and when I look at them I find कि हीमोग्लोबिन उनका 6 है, हीमोग्लोबिन 7 है। अब ये क्या डिग्री का करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग 75% अटेंडेंस रखना। ओके, उससे कम कोई शिकायत मेरे पास आनी नहीं चाहिए कि साहब, और कोई रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए कि सर अलाउ कर दो हमको, ये बैक पेपर में हमको होल्ड कर लिया था, ये होना ही नहीं चाहिए। 75% करो। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने बात बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजनों का आदर तब आदर माना जाता है जब आप उनसे बहुत इंटरेक्टिव हो, बहुत चीजों पे उनसे प्रश्न करो, हर चीज पे प्रश्न करो। ज्यादातर मैंने ये देखा है ट्रेंड आजकल ये हो गया है कि बच्चे क्लास में आते हैं, क्लास में रिकॉर्ड करते हैं अपनी प्रेजेंस और बात ही नहीं करते। पता नहीं मुझे आईआईटी में क्या सिचुएशन है, आईआईटी में बच्चे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मैं हालांकि आईआईटी में गया हूँ 2-3 बार लेक्चर देने, वहां भी मेरा जो अनुभव है वो ये है कि ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। वो भी वेट करते रहते हैं कि अनलेस टीचर प्रोवोक्स दे विल नॉट टॉक, दे विल से ठीक है यार सुना है, ये सब कहानियां हैं। अगर कोई बहुत अच्छा बता रहे हो तो हाँ ये सुना है, दैट इज ओके, वी विल लुक इनटू इट। वो बच्चे भी आजकल इस तरीके से हैं। तो ये डेवलपिंग ट्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अबाउट टुडेज टॉपिक ऑफ द सेमिनार, that is the emerging trends in computer science and technology. My dear friends, please understand one thing. India has made a very big dent, or in fact very big mark, not the dent, has made a very big mark at the international level, global level, to prove that Indians are basically born computer scientists. In fact मेरे हिसाब से तो computer science के कोर्स की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को और कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो वो वैसे ही सीख जाते हैं। मेरा ये मानना है, बिकॉज इंडियंस आर बेसिकली मैथमेटिशियंस, और मैथ्स में ये अनफॉर्चुनेट है कि देयर इज ए ट्रेंड ऑफ लेट कि बच्चे मैथ्स से थोड़ा सा भाग रहे हैं दूर, जबकि उनको मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। तो आज जो सिचुएशन है जिसमें इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा मार्क एस्टेब्लिश किया है, इंडियंस ने कंप्यूटर साइंस में, जहां जहां गैप एरियाज हैं वहां फोकस करने की आवश्यकता है। और मेरे विचार से इस सेमिनार में, आज के सेमिनार में, ये पूरा डिस्कशन होना चाहिए कि वो क्या गैप एरियाज हैं जिसमें हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बन सके। क्योंकि आज स्थिति ये है कि हमें कॉम्पीट करने के लिए कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंट्रीज लाइक मैक्सिको, कंट्रीज लाइक ब्राजील, दे आर बीटिंग अस, दे आर ट्राइंग टू बीट अस, कंट्रीज लाइक फिलीपींस। The jobs in computer science like call centers and all these jobs which are service related are being fetched by Philippines, being captured, which were there actually short the jobs of Indians. Indian students, Indian graduates are going to Philippines, Vietnam, Malaysia, Mexico, Brazil. So we should not let that happen. Plus at the same time, country like China, till the other day we used to say that they are only in hardware, they are not in software. They are catching up very fast. They are becoming very brilliant even in software. We used to say Chinese cannot speak English, so they are always behind Indians. They will always remain behind Indians. But actual fact is, Chinese are very proficient in English because they have made it almost like a rule that every Chinese will speak English as a compulsory language, like Chinese they learn as their mother tongue, which is not the case in India. We always share learning languages different from our mother tongue, unfortunately, except the trend in South India. The South Indians speak more than 3 languages. A Tamilian would be able to speak Telugu, Kannada, Hindi and English for sure. Any South Indian who comes to North India will immediately pick up Hindi. But tell me how many North Indians, when they go to South, they start picking up their language. I know many of the graduate students who have passed out from South Indian colleges, spending 4 years, 5 years, 6 years there in South, they don't pick up their language. This is unfortunate. So today is a time when we should find out where are the gaps.
What are the gaps of technology? What are the gaps of science? So science and technology gaps, and why these gaps cannot be immediately bridged, why these gaps cannot be removed, that should be the focus, in my opinion, of today's seminar. Besides this, we should also see where and at what level the others are there in India as well as in vogue in computer science and technology. How computer science and technology is being dealt with in institutions like IITs or NITs, and how it is being done in other countries in the world, in the developed world, and where UPTU is today, and how do we bridge that gap. That is another thing that we should really focus. I am very sure for 2-3 things. Number one, I am very sure of the competency of my students. I always say this and I repeat this again, that it is UP Technical University where the minimum entrance percentage is 45%. And by the time students pass out from UP Technical University, they have about 65%. That means there is a valuation, there is a value addition when the students come to UP Technical University. So the credit goes to the competency of the students, but at the same time credit also goes to the dedication and to the full-hearted, wholehearted efforts of the teachers, the faculty of UPTU. So I salute the faculty of UPTU. At the same time, my heart goes really singing high for the chairpersons, for the visionary entrepreneurs, the edupreneurs of UP Technical University. Remember, in this country, we have only about 10 to 12% students or graduates coming from government colleges, including IIT, NIT and state government colleges, only 10 to 12%. It is 88% who are coming from private colleges. And so is the situation in UP. About 8 to 9% are coming from government colleges. We have about 12, 13 government colleges. And the percentage is very, very low, about 8 to 9% from government colleges. And almost about 91, 92% coming from private institutions like this K.N. Modi Foundation group of institutions under the leadership of Modi ji. So the credit goes to them as well. So I am very sure of one fact, that all that is necessary for technical education, be of super class and high class, exists in this UP Technical University. What is needed is to really brush up and to really edge our sharp, to cut our sharp edges to the extent that it gets smoothened and we really shine. Because for shining, it's good that we rub off our sharp edges. And with the help of and with the guidance of people like Professor Singh and Professor Kushwaha, we would be able to really make a good growth, desired growth in UP Technical University. Before I stop talking, I must leave one message to Modi ji and to all the senior, the deans, the directors, the director generals of this UP Technical University. When you organize this kind of programs, I say this and I repeat it again. When you organize this kind of programs, make sure that you must invite the prominent. Suppose, for example, today we have emerging trends in computer science and technology. You should have invited at least 25, 30 top computer science and technology professors from UP Technical University. I don't see anyone. It's good that you are doing it in your group of institutions, inviting people from IIT is good, NIT is good. But it would have been better if you had invited at least 25, 30 fellows, the young fellows, not the ones who had retired in IIT and joined the UPTU, no. The fellows who have come up the ranks, because the UP Technical University has been in existence for 14 years. And I am sure the fellow who had joined in 2000, maybe at the level of assistant professor, by this time he must have become equivalent to a good professor. You must have all those 25, 30 fellows. You would have done a very big service to this country, to this UP Technical University. So please do that. So I was just saying, compare UP Technical University with any IITs. In IITs, the minimum percentage, pass percentage where the student goes in is about 85%. Below that, nobody goes there, is able to go there. And when they come out with 65%. Now Professor Singh is there, Professor Kushwaha is there. I know they will not agree with you, and I know they will not like this. But that is kind of value addition is there. That is kind of value addition it is here. The reason for that is very simple for our policy makers to have a thought of it. I am always of the opinion that the top class fellows whom we call cream, actually they should not waste their time here in IITs and NITs. They should go there only. Why should they waste time and study here? Maybe government funds them, go there and study in US here.
After 10 plus 2, if you're 95%, 99%, go there, yaar. We don't want you here. We have so many of us who are 45%, 50%, 55%. उनको जगह ही नहीं मिल रही है करने को यार, उनको पढ़ने दो IIT में. The biggest contribution the IIT can make is if they make sure that they don't admit any student who has scored more than 65%. Any student who is 50% is welcome in IIT. उस दिन इस देश का टेक्निकल एजुकेशन नंबर 1 हो जाएगा. Because the innovators are those who don't score good marks. May not be a rule, or maybe somebody can say it is an exception, but this is my experience, and my experience is something which is demonstrative. I can tell you n number of people. I was there in one of the seminars in Lucknow, where I was the chief guest to inaugurate the seminar on employability and scalability, and there was one very big professor from IIT and BIT and all that, and he kept talking about it, how the good systems in BIT Pilani. And when he sat down, I asked him, where did you pass out? He said from REC college, some Madhya Pradesh, some. So I said, you were talking so high about IIT and all that here, you did not talk anything about your college where you passed out. He said, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था. I said, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप इतने बड़े बन गए यार, आज आप गेस्ट ऑफ ऑनर, इतना बढ़िया भाषण दिया आपने. कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे कॉलेजेस में, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं.